सो वेलकम बैक टू माय क्लास स्टूडेंट्स। देखो आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डे 3 ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉर द सीए इंटर इनकम टैक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक दोनों दिन के लेक्चर्स नहीं देखे या कोई लेक्चर मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन में देख लो, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से यू कैन वॉच दोस लेक्चर्स। इसके बाद देख लेना, अभी पहले ये वाली क्लास कर लो। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, अब ये क्या कहता है, देखो हमारे पास ना इनकम टैक्स में जितने भी टॉपिक्स आएंगे, चाहे मैं कह रही हूँ कि पूरा का पूरा टैक्सेबिलिटी निकालना, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, हर टॉपिक पे एक सेक्शन होता है चार्जेबिलिटी सेक्शन, जो ये बता रहा है किस तरीके से टैक्स लग रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कंप्लीट हमारा जो ये इनकम टैक्स है, इसका इनकम टैक्स का चार्जेबिलिटी सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के लिए। चार्जेबिलिटी सेक्शन है सेक्शन नंबर 4। क्या सेक्शन नंबर याद करना है, आई एम नॉट सेइंग कि सारे सेक्शन याद करो, बस यस डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट है वो हम याद करेंगे, क्लास में याद करवा दूंगा। सेक्शन 4। अब ये चार्जेबिलिटी क्या कहता है, पहली बात तो इसने ये बोली कि भाई टैक्स रेट किस अकॉर्डिंग लगेगा। टैक्स रेट्स, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा मैम जो भी टैक्स रेट्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखे हैं क्या उसके अकॉर्डिंग लगता है, या जो हमारे एनुअल फाइनेंस एक्ट में लिखा है, या फिर और कोई टैक्स रेट होता है, सीबीडीटी बता रही है, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ है। तो देखो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा, टैक्स रेट्स नहीं बता रहा। वो कैसे बताएगा, हर साल आपको नए टैक्स रेट्स लाने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन। तो एनुअल फाइनेंस एक्ट में जो भी टैक्स रेट्स लिखे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। याद करना पड़ेगा, क्यों, मैंने कल की क्लास में आपको 4 पार्ट बताए थे एनुअल फाइनेंस एक्ट फर्स्ट शेड्यूल के, उसमें टैक्स रेट ही तो बताए थे। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड अप ना, हर चीज पूरे एक्ट में दी हुई है, टेंशन ना लो। ठीक है, तो कुछ भी रेक्टिफिकेशन तो करनी ही नहीं है। अब अच्छा मैम 4-5 पर्सन हैं, कौन कौन से हैं, एक है ए, एक है कंपनी एबीसी, एक एचयूएफ है दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली XYZ। ठीक है, फिर एक पार्टनरशिप फर्म है DLF, एक कौन है, एक और कोई पर्सन है चिंतामणि। इन सब में से किसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होगा, यानी किसको टैक्स देना और किसको टैक्स नहीं देना। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, चाहे कोई भी पर्सन हो, एवरी पर्सन, ठीक है, एवरी पर्सन जिसको इनकम टैक्स में स्पेसिफाई किया गया है, हर पर्सन को टैक्स देना होता है। ठीक है, तो टैक्स किस पर लगता है, tax is applicable on income tax act is applicable on every person which is specified under section 2। सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस दी हुई है, बात की थी हमने। तो जो सेक्शन 2 का क्लॉज भी अभी आपको बता दूंगी, सेक्शन 2 यानी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि पर्सन का मतलब ये है, तो हर पर्सन पे लिखना है। क्लियर, पर्सन्स में ऐसा नहीं होता कि कोई सिर्फ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स ही आ रहे हैं, नहीं, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, कंपनी हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, पीओआई हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, और कुछ भी हो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द पर्सन। क्लियर, तो हर किसी पे टैक्स लगता है। फिर चार्जेबिलिटी सेक्शन के 2 पॉइंट्स कर लिए। थर्ड पॉइंट आता है कि कौन सी वाली इनकम पे लग रहा है। तो देखो ये भी हमने बात की हुई है कि हमने जितनी भी टोटल इनकम अर्न करी, दैट इज अ पॉइंट नंबर 3, जितनी भी टोटल इनकम अर्न करी है, कब अर्न करी है, जो भी टोटल इनकम अर्न करी है प्रीवियस ईयर में, उस पर हमें टैक्स पे करना है हमारे असेसमेंट ईयर में। क्लियर, सो दिस इज आवर नेक्स्ट पॉइंट। क्या बोल रहा है वो कि देखो यहाँ मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, देख लो। ठीक है, अभी आ जाऊंगी स्क्रीन पे, पहले ये देख लो, टोटल इनकम, जो भी टोटल इनकम है जो प्रीवियस ईयर में अर्न करी है, असेसमेंट ईयर पे उस पर टैक्स पे आउट करना है। क्लियर हो गया ये पॉइंट भी, वेरी गुड। तो 3 पॉइंट्स हो गए। So tax is chargeable on the total income earned during the previous year and not the assessment year. Assessment year पे थोड़ा हम वो income earn कर रहे हैं, previous year में कर रहे हैं। कुछ exceptions हैं यहाँ पर, section 172, 174, these are those exceptions जहाँ पर same year में ही tax पे हो। मैम ये कौन से वाली है, इस पे से आपको इनफैक्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और ये अलग से हमारे पास टॉपिक आएगा, मैं वहां पे आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी यहाँ पे आप सिर्फ देख लो, हाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके बारे में मैम हमें बताएंगी, क्लास में बताएंगे, क्योंकि 4 नंबर का इसमें से क्वेश्चन भी आ जाता है। अब यहाँ पे टैक्स शेल बी लेविड इन अकॉर्डेंस विद सब्जेक्ट टू द वेरियस प्रोविजंस कंटेन्ड इन द एक्ट। जो भी प्रोविजंस लिखे इनकम टैक्स एक्ट वगैरह में, उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स जो है लगता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब बात आती है कि ये टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल है क्या, यानी किस तरीके से टोटल इनकम कंप्यूट होगी और फिर किस तरीके से टैक्स पे होगा। अगर मैं बात बोलूं तो जितने भी अब पॉइंट्स आने वाले हैं, दैट इज आवर कंप्लीट इनकम टैक्स पोर्शन।
कंप्लीट चैप्टर्स ऑफ आवर इनकम टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इनके बारे में ब्रीफ दिया है, इनको हम इन डिटेल करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट, टैक्स इज गोइंग टू बी योर फेवरेट सब्जेक्ट। मेरा तो जरूर ये फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रही हूँ या फिर ऐसा कुछ नहीं है, डेफिनेट, पर स्टार्टिंग से आई जस्ट लव इट। एंड द रीजन बीइंग, आपको इसमें इतना कुछ सीखने को मिलेगा ना कि आपको सच में लगेगा कि अरे हाँ, अच्छा ऐसे करके हमारी इनकम कंप्यूट होती है, इस तरीके से। जो हम कहते हैं ना, ये पर्सन तो एनआरआई है, तो वो एक्चुअल एनआरआई है या नहीं, सब चीजें सीखेंगे। क्लियर? चलिए, अब जब भी हम टोटल इनकम निकालते हैं तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है स्टेप 1 पे। ये जो मैं भी आपको बता रही हूँ, याद मत रखना, सिर्फ समझ लेना, क्योंकि याद आपको चैप्टर वाइज अपने आप हो जाएगा। हर पॉइंट पे चैप्टर है, उसी सीक्वेंस में चलेंगे तो वहां याद हो जाएगा। अभी सिर्फ समझ लो कि जिससे आपका एक बेस बन जाएगा, फाउंडेशन बन रही है। और जो ये सोच रहा है फिर स्किप कर दें, प्लीज डोंट डू दिस, क्योंकि अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, बेस पे समझ नहीं आया, तो चैप्टर्स पे आपको डिफिकल्टी डेफिनेटली होगी। स्टेप 1 में हम देखते हैं कि इस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब पर्सन ना दो टाइप के होते हैं। ब्रॉडली क्लासिफिकेशन जो है वो 2 टाइप में, एक है रेजिडेंट, हमारे इंडिया का रेजिडेंट है, और सेकंड भाई हमारे इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट। अब जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ठीक है मैम, तो क्या हम हिंदी में इसको लिख लें कि वो हमारे इंडिया का नागरिक है और नागरिक नहीं है, दे आर टोटली रॉन्ग। नागरिक का मतलब होता है कि जिसके पास इंडिया में सिटीजनशिप होती है। ठीक है, जो इंडिया का सिटीजन है, सिटीजन को नागरिक कहते हैं, रेजिडेंट इज नॉट द नागरिक। ठीक है, रेजिडेंट मतलब होता है वो इंडिया में कितने नंबर ऑफ डेज रहता है इन द प्रीवियस ईयर, उस अकॉर्डिंग उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है। क्लियर? तो यहाँ ध्यान रखना कि सिटीजन और रेजिडेंट अलग होते हैं। रेजिडेंट यानी उसने रिसाइड, वो रहा, स्टे कितना रहा है बच्चों उसका। ठीक है, अब रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट की भी 2 कैटेगरीज होती है, एक होता है ऑर्डिनरली रेजिडेंट, एक होता है रेजिडेंट तो है लेकिन बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, ओआर एंड एनओआर। इसके बेसिस पर हम ये देखते हैं कि कौन सी इनकम, अब रेजिडेंट यानी ज्यादा दिन इंडिया में रहा है तो उसकी ज्यादा इनकम जो है हम यहाँ पे टैक्स हम कंप्यूट करते हैं द टोटल इनकम। नॉन रेजिडेंट कम डेज रहा है, इंडिया की फैसिलिटीज कम ली है। टैक्सेस बेसिकली कि जो आप सोसाइटी में रह रहे हो उसके लिए गवर्नमेंट इज टेकिंग अ कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस ना। तो जो नॉन रेजिडेंट है, कम देर इंडिया में रहा है, उससे वो कम जो है कम अमाउंट उसका इंक्लूड कर रही है। क्लियर? ठीक है, तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की हम कैटेगरी देखते हैं। रेजिडेंट है तो भाई ओआर है, एनओआर है, कौन सा, ये है हमारा स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2 पे क्या देखने, तो स्टेप 1 पे डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। अगेन आई एम सेइंग मैम कैसे कैसे हो रहा है, डीम्ड क्या है, ये वर्ड्स क्या है, सब बता दूंगी। इससे नेक्स्ट चैप्टर ही हमारे पास रेजिडेंशियल स्टेटस का है, जहां पर ये डीम्ड, रेजिडेंट, एनआर सब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैंने जितना बताया दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद आपको ये सब चीजें देखने की भी जरूरत नहीं है। ट्रस्ट करते हो तो मान लो जिस सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ पढ़ लो। अब ठीक है जी, समझ आ गया। लेकिन अब बात आई, एक पर्सन है, देखो हमने ये कह दिया स्टेप 2 पे देखो कि भाई उसकी जो इनकम है ना, वो इनकम है कौन सी कैटेगरी की, कैटेगरी ऑफ इनकम देख लें हम, कैटेगरी ऑफ इनकम। हाँ बच्चों, अब एक बात बताओ मुझे, आपके ना फ्रेंड्स होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, वो इनकम अर्न कर रहे होंगे। अब वो इनकम देखोगे आप खुद कि अलग अलग कैटेगरीज में अर्न कर रहे हैं। ऐसे कैसे? बिल्कुल, फर्स्ट कैटेगरी में वो जो इनकम अर्न कर रहे हैं, अगर कोई पर्सन कहीं पे जॉब कर रहा है यानी वो सैलरी ले रहा है, तो उसकी इनकम हम कंप्यूट करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में। ठीक है, सेकंड वो ये कह रहा है किसी को हाउस प्रॉपर्टी है और उसको उससे रेंट मिलता है, तो उसकी इनकम कंप्यूट होगी हाउस प्रॉपर्टी में। थर्ड, कोई बिजनेस कर रहा है तो पीजीबीपी में, पीजीबीपी का मतलब होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्लियर? फिर हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है, मैं वीडियो हाइड कर रही हूँ जिससे आपको पूरी स्क्रीन दिख सके। कैपिटल गेन, किसी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करी, उस पर प्रॉफिट हो गया, वो इनकम हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आती है स्टूडेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब जैसे कोई केबीसी में गया, किसी ने कोई क्विज कॉम्पिटिशन जीत लिया, ऐसा कुछ, सो दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लॉटरी निकल गई किसी की, ओके। तो ये जो हमारे पास 5 हेड है, कितने हेड्स हैं? 5 हेड्स। फर्स्ट सैलरी, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड पीजीबीपी, फोर्थ वन इज द कैपिटल गेन एंड द फिफ्थ वन इज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमें हमारी इनकम को इन 5 हेड्स में डाइवर्सिफाई करना है, क्लासिफाई करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर
हमें देखना है। तो स्टेप 2 क्लियर हो गया। यस, स्टेप 2 में देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। ठीक है, अब फिर स्टेप 3 में क्या आएगा? स्टेप 3 में अब एक पर्सन के ना 4-5 बिजनेस चल रहे थे, तो जितने भी बिजनेस चल रहे थे उसको इस हेड में कंप्यूट कर लो। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ पीजीपी अंडर सिंगल हेड। ऐसे ही बहुत सारी रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी में ऐड करो। डिफरेंट डिफरेंट जगह से सैलरी मिल रही है, सैलरी में डाल दो। कैपिटल गेन, बहुत सारी प्रॉपर्टी सेल आउट हुई है, कैप गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो जितना भी है उसको टोटल करके हम लिख लेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच है। क्लियर? अब कुछ भी कुछ एग्जाम्पशंस, डिडक्शंस वगैरह मिल जाती हैं, जैसे रेंट मिल रहा है तो उसने कहा 30% की फ्लैट डिडक्शन दे दो, क्योंकि कोई पर्सन रेंट ले रहा है तो उसको साथ साथ में वहां पर उस जगह की देखभाल करनी पड़ती है, तो रिपेयरिंग करवानी पड़ती है, तो 30% माइनस कर दो, कितना तो खर्चा हो जाएगा, ये सब चीजें। क्लियर? अगेन आई एम सेइंग, पांचों हेड्स पे आपके पास चैप्टर आता है, तो यहां से नहीं, वहां से इसको एक एक बार डिटेल में करेंगे। यहां से करोगे तो लगेगा पता नहीं क्या, वहां से एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ उसका ब्रीफ है। अब देखो क्या होता है। अब देखो हमारे पास आता है स्टेप नंबर 4। मैम स्टेप नंबर 4 में क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब क्या है? क्लबर हमें नहीं रुक जाओ, क्या है ये अब सुनो। देखो कई पर्सन क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक मिस्टर ए है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझो। मिस्टर ए है, उसने क्या किया, एक एफडी करवा दी अपने सन के नाम पे। इसकी इनकम आ रही थी 10 लाख रुपए, उसमें से ना इसकी एक एफडी थी, एफडी की इनकम थी इसकी 4 लाख रुपए की। तो इसने कहा ऐसे तो मेरे पे बड़ा टैक्स पड़ रहा है, एक काम करता हूँ अपने सन के नाम पे जिसकी एज सिर्फ 10 ईयर्स है, उसके नाम पे एक एफडी करवा दी, और अब उसको वो इंटरेस्ट मिलने लग गया एफडी का 4 लाख रुपए का। ठीक है, यानी यहाँ पर अब मिस्टर ए की इनकम रह गई 6 लाख रुपए एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, और ये सन है, ये है मास्टर ए, मास्टर ए की इनकम हुई 4 लाख रुपए। तो इसने सोचा इस तरीके से मैं अपने टैक्स को रिड्यूस कर लूंगा। इनकम टैक्स ने कहा रुक जाओ, जहां तुम्हारी सोच शुरू हो रही है भाई, जहां तुम्हारी सोच खत्म हो रही है हमारी सोच तो वहां शुरू हो रही है। ठीक है, हम क्या करेंगे, तुम्हारा जो सन है वो सिर्फ 10 ईयर्स का है। 10 ईयर में क्या उसने ये पैसा अपनी किसी स्किल, अपनी किसी मैनुअल वर्क, टैलेंट ऐसा कुछ किए? नहीं, कुछ भी नहीं करता, वो तो सिर्फ पढ़ाई करता है। तो फिर उसको इतनी इनकम कहां से हुई कि उसने एक ऐसी एफडी करवा ली जिसपे 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। वो समझ गया कि ये जो मिस्टर ए है, यानी कि जो फादर है, वो अपनी इनकम को रिड्यूस करना चाह रहा है। ऐसे केसेस में ये जो इनकम है इसको क्लब करा जाता है। क्लब मींस एड अप किया जाता है इन द इनकम ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, इसको कहते हैं क्लबिंग। क्या कहते हैं? क्लबिंग। यानी अगेन उसकी इनकम को मान लिया जाएगा 10 लाख रुपए। ऐसे ही बहुत से प्रोविजन होते हैं कि कब कब क्लबिंग की जाती है, अलग से चैप्टर है सेट ऑफ क्लब का हमारे पास। तो हम उसके बाद देखते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। यानी जो हमारा, मैं बताती हूँ, पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ना स्टूडेंट्स, मैम ये सब क्यों बता रहे हो, पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रॉस टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल का। तो वो जो फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लेंथीएस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एग्जामिनेशन ना, वो उसमें हमें सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। और ये पूरे चैप्टर्स हम करेंगे तो अपने आप आपको समझ भी आ जाएंगे कि सबसे पहले किसी भी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस देख लो, फिर उसकी इनकम को कैटेगराइज कर दो, फिर जिस हेड में इनकम डाला है उसको टोटल कर दो, फिर क्लबिंग वगैरह देख लो कहीं है तो नहीं है, ये सब चीजें। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 वाज क्लबिंग। फिर अब मान लो एक पर्सन ने इनकम अर्न करी इस साल 10 लाख रुपए, लेकिन पिछले साल उसको बिजनेस से लॉस हो रहा था 6 लाख। ठीक है, अब वो कहता है 10 लाख पे टैक्स दूं, तो इनकम टैक्स कह रहा है मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम ही ना समझूं। इस साल प्रॉफिट हुआ, पिछले साल लॉस हुआ, तो माइनस करवा लो 6 लाख रुपए। इसको कहते हैं सेट ऑफ करना। सेट ऑफ करना या फिर लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना, अगले साल लेकर आना, फिर उनको एडजस्ट करना। यानी सिर्फ 4 लाख रुपए पे तुम टैक्स दे। ठीक है, पूरा चैप्टर अगेन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस पे आता है, फिर हम वो देखेंगे। अच्छा, उसके बाद हमें क्या देखना है, फिर हम ग्रॉस टोटल इनकम देख लेंगे कि जीटीआई कितनी आ रही है, मतलब ये सारे स्टेप्स करने के बाद कितनी इनकम निकली, उसको कैलकुलेटर पे देखो। जीटीआई में से क्या कोई डिडक्शंस देनी है? डिडक्शंस का मतलब क्या होता है? एलआईसी में पैसा डाला है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करवाया, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, फिर हम उस पर टैक्स पे करेंगे। टोटल इनकम आ गई, ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस डिडक्शंस करने के बाद जो इनकम निकलती है उसको कहते हैं टोटल इनकम। फिर इस टोटल इनकम पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? चलो ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मेरी बात सुनो, जब भी हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन अ ग्रॉस टोटल, और सॉरी ऑन द टोटल इनकम दैट इज आफ्टर डिडक्शन, उस पर हमें दो बात चेक करनी है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो अब मैं आपको समझा रही हूँ। हमारे पास टैक्स में दो तरीके के रेजीम्स है। एक होता है डिफॉल्ट टैक्स रेजीम। डिफॉल्ट यानी
जो ऑलरेडी सेट होता है हमारी इनकम टैक्स की आईडी में, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, या आई कैन से न्यू टैक्स रेजिम। ये नया आया था लेकिन इनकम टैक्स ने इसको डिफॉल्ट बना दिया क्योंकि वो भी इसको कि चाहते हैं कि लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है इन्वॉल्व। ये है सेक्शन नंबर, इसके टैक्स रेट सेक्शन 115 BAC। 100% ये सेक्शन नंबर अभी याद कर लो, चाहे क्लास को पॉज करके याद कर लो क्योंकि ये तो आपको एग्जाम में लिखना आएगा ही आएगा, ठीक है। दैट इज डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम जिसको हम कहते हैं सेक्शन 115 BAC, और एक होता है ओल्ड टैक्स रेजिम। आपने बेशक पूरा क्वेश्चन सही कर दिया, अगर आपने ये टैक्स रेजिम चेक नहीं करा क्योंकि दोनों के टैक्स रेट्स डिफरेंट हैं, डिफॉल्ट के अलग है, ओल्ड के अलग है, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से, मतलब फिर आपको अगर मान लो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो उसमें से सिर्फ 3 to 4 ही मिलेंगे चाहे पूरा क्वेश्चन सही किया हो, क्योंकि ये मेन पॉइंट है कि पर्सन डिफॉल्ट में जा रहा है या ओल्ड में जा रहा है। अब मैं आपको दोनों के टैक्स रेट्स बता देती हूँ। मैम कम टैक्स रेट किसमें है? कम टैक्स रेट है, लेसर टैक्स रेट्स है न्यू में, ठीक है, इसके कम है। फिर हर कोई इसी में क्यों नहीं जाता? क्योंकि यहाँ पर कुछ डिडक्शंस को हटा दिया गया, कुछ ऐसी डिडक्शंस है सैलरी वगैरह में है और भी चैप्टर्स में आपको देखेंगी जो न्यू में नहीं है, क्योंकि कह रहा है मैं ऑलरेडी आपको इतना कम टैक्स रेट दे रहा हूँ कि डिडक्शन हटा दी। इनफैक्ट जो पर्सन LIC वगैरह में पैसा डाल रहे हैं उनके प्रीमियम की भी डिडक्शन हटा दी कि 80C 80D कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो इसके कंपैरेटिवली जो ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेशक ओल्ड टैक्स रेजिम का हायर रेट है कंपैरेटिव, लेकिन यहाँ पे डिडक्शंस मिलती है, मोर डिडक्शंस आ रहे हैं। क्लियर? सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब बात आती है कि इसके टैक्स रेट्स क्या हैं। क्लियर? सबसे पहले मैं आपको टैक्स रेट बता रही हूँ न्यू टैक्स रेजिम का, स्टूडेंट, दैट इज सेक्शन 115 BAC का मैं आपको बता रही हूँ कि उसके अंदर टैक्स रेट्स क्या दिए गए। जिस पर्सन की इनकम 4 लाख रुपए तक है, अप टू 4 लाख है, ठीक है, उसको कोई टैक्स नहीं देना, निल। जिसकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है और 8 लाख तक है, उसका टैक्स रेट है 5%। सिर्फ एक बार सुन लो क्योंकि इस पे से अभी आप मैम टैक्स रेट अभी की अभी याद कर ले, नहीं अभी सिर्फ समझ लो। जब हमारे पास आप टोटल इनकम कैलकुलेट करना सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे, तो इस पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, वहां याद हो जाता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इट मींस, सिंपल सी बात बोलूं ना आपको, जब भी आपको इसके टैक्स रेट याद करने हैं तो ऑन इंक्रीज ऑफ एवरी 4 लाख रुपीज ना टैक्स रेट बढ़ जाता है, ठीक है। यानी अप टू रुपीज 4 लाख टैक्स रेट इज निल, कुछ पे नहीं करना। 4 लाख 1 से लेकर 8 लाख तक पे, मैंने बोला ऑन इंक्रीज ऑफ एवरी 4 लाख इनकम टैक्स रेट आ गया 5%। फिर 8 लाख 1 से लेकर 4 लाख बढ़ाओ, इसमें 12 लाख, इसका टैक्स रेट हमारे पास आ गया है 10%। यानी हर 4 लाख की इनकम बढ़ने पे टैक्स रेट बढ़ रहा है 5% का। ये एक मेमोरी टेक्निक आपको बता रही हूँ, ठीक है, चाहे लिख लो इसको कहीं पे। फिर 12 लाख 1 से कितना हुआ? 16 लाख रुपए तक, अगेन टैक्स रेट बढ़ गया, दैट इज 15%, ठीक है। इसी तरीके से देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे, देन 16 लाख से लेकर जो 20 लाख है, बट यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम 16 लाख, यानी 16 लाख से, यानी 16 लाख से, यानी 16 लाख तक वाला पिछले उसमें आ रहा है। तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ 16 लाख 1 से लेकर, ठीक है। या तो आप फ्रॉम लिख रहे हो तो उसका मतलब ये है कि हाँ एक से, या फिर आप इसको सीधा सीधा लिख लो 16 लाख 1 से लेकर 20 लाख तक 20%। फिर 24 आ गया, 25 एंड 24 20 to 24 25, और 24 से जितने भी ऊपर है उस पर 30% का टैक्स रेट लगेगा। ये है हमारे पास न्यू टैक्स रेट, ठीक है, दैट इज डिफॉल्ट। अब बात आती है क्या ये सबके लिए एप्लीकेबल है क्या? नहीं स्टूडेंट, ये जो टैक्स रेट लगता है ये लगता है इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ठीक है। ये कैटेगरीज ऐसी है, यहाँ पे ये लगेगा। पर्सन की कौन कौन सी कैटेगरी ऐसी है जहां पर ये लग रहा है? सो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, दैट इज आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। बाकी सबके लिए टैक्स रेट्स अलग हैं, उन पर ऐसा कोई कंसेशनल स्कीम नहीं है। फिर बात आती है ओल्ड टैक्स पे क्या लग रहा है। ओल्ड टैक्स रेट वालों के लिए स्टूडेंट टैक्स रेट है, लिखो यहाँ पे अप टू रुपीज, ओल्ड टैक्स वालों का लिख लो, इनफैक्ट ना बुक में सही से दिया हुआ नहीं है, सो आई विल सजेस्ट यू लिख लीजिए। अप टू रुपीज 2,50,000 कोई टैक्स नहीं देना। मैम उसमें तो 4 लाख तक था, हाँ क्योंकि उसमें जो है ना डिडक्शंस नहीं मिलती तो टैक्स रेट कम रखा हुआ है। सो अप टू रुपीज 2,50,000 निल, 2,50,000 1 से लेके 5 लाख तक की इनकम पर लगेगा 5%।
कितना बोला मैंने, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक की इनकम पर हो गया 5%। क्लियर। फिर 5,01,000 से लेकर 10 लाख तक की इनकम पर, मैम वो बढ़ रहा होगा स्टूडेंट, दिस इज, अब यहाँ पर आ जाता है 20%, इतना इंक्रीज जाता है ये। ओल्ड टैक्स रेजिम में इतना ज्यादा टैक्स रेट है। उसने क्या कहा है आपको कि 5,01,000 से लेके 10 लाख तक की इनकम पर टैक्स रेट सीधा 5% से बढ़कर 20% हो गया, और इससे ऊपर की जो भी इनकम है यानी 10 लाख 1 टू जितना भी आगे जाएगा उस पर आता है 30%। समझ आई? न्यू में और ओल्ड में कितना फर्क है। जहां न्यू में सिर्फ 5% बढ़ रहा था, यहाँ पे सीधा 5 से 20, 20 से 30 हो गया, और फिर सारों पे 30 लगेगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल। क्लियर? चलो ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे क्या क्या डिडक्शन मिलेंगी, वो सब बातें करेंगे हम पर्टिकुलर चैप्टर्स में, वहीं पे आपको समझ आएंगी। अब एक टर्म आती है हमारे पास स्टेप नंबर 10, दैट इज सरचार्ज और रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सरचार्ज का मतलब क्या होता है? सरचार्ज का मतलब है जितना भी इनकम टैक्स आया तो कुछ पर्सन्स को बोल दिया जाता है क्योंकि आपका टैक्स इतना है, आपकी इनकम इतनी ज्यादा है, तो आपको एडिशनल टैक्स लगेगा, यानी टैक्स पर टैक्स लगता है। अब ये कैसे लगता है? तो जब आप चैप्टर करोगे ना, जब आप सारे चैप्टर समझ जाओगे और उसके बाद हमारे पास चैप्टर आएगा ग्रॉस टोटल इनकम, ये मैं आपको वहीं पर करवाऊंगी। ठीक है? कैपिटल गेन का अलग सरचार्ज है, पीजीवीपी का कैसे सरचार्ज है, वो सब बातें हम जीटीआई वाले चैप्टर में करेंगे। लिख लो कि हमने स्किप नहीं किया, कि जीटीआई के चैप्टर में समझेंगे। ठीक है? अभी क्या मैं कहूंगी, बुक की तरफ देखना भी मत इस टॉपिक में। मैंने आपको बता दिया सरचार्ज मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। फिर आता है रिबेट। अब ये रिबेट क्या है? देखो, रिबेट इज अंडर सेक्शन 87A। इसका मतलब हुआ न्यू टैक्स वालों के लिए, न्यू टैक्स रेजिम में जो भी है उन पर्सन को इन्होंने बोला कि जिस भी पर्सन की इनकम अप टू ₹12 लाख है, देखो वैसे उसके लिए टैक्स रेट क्या था मैम, यहाँ पर टैक्स रेट मिल 5% 10%, क्योंकि स्लैब के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। हाँ जी, तो उस पर 4 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 पे 5%, देन उसको 10% का टैक्स देना था। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, आप पहले टैक्स कैलकुलेट करो, जो भी टैक्स बन रहा है, अगर इनकम सिर्फ और सिर्फ 12 लाख तक की है ना, तो सारा टैक्स माफ, दैट इज रिबेट। लेकिन अगर पर्सन की इनकम 12,01,000 भी हो गई तो ये रिबेट नहीं मिलती। समझ आ गई? तो रिबेट मतलब होता है अगर 12 लाख तक की इनकम है तो जितना भी टैक्स हुआ सारा माफ। अब क्या ये रिबेट ओल्ड टैक्स वालों के लिए है? हाँ डेफिनेटली है, लेकिन ओल्ड टैक्स वालों के लिए इसकी इनकम है 5 लाख। ठीक है? तो उन्होंने कहा जिसकी भी इनकम 5 लाख है, उसका जितना भी टैक्स बन रहा है उसको हम दे देंगे अगेन रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो रिबेट दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन वहां पर 12 लाख तक की इनकम के लिए और ओल्ड टैक्स वालों के लिए 5 लाख तक की इनकम के लिए। क्लियर है? ग्रेट। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आती है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की। ये क्या है? जो भी हमारे पास आफ्टर सरचार्ज, आफ्टर ऑल, आफ्टर रिबेट, जितना भी सरचार्ज ऐड किया, रिबेट माइनस करी, उसके बाद जो भी टैक्स आता है उस टैक्स के ऊपर एक एडिशनल सेस लगता है, दैट इज 4%। ये होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है? इसको गवर्नमेंट क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए एक अलग से फंड बना रखा है। इस सेस को, सेस यानी टैक्स ही है, इसको उस फंड में डालती है और फिर वो जो नॉर्मल पब्लिक है उसकी हेल्थ और एजुकेशन पे स्पेंड करती है। एक होता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब ये क्या है? स्टेप 12 इज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो है ना, वो हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में बहुत कम है। फाइनल के सिलेबस में इस पे पर्टिकुलर चैप्टर्स आते हैं, लेकिन मैं आपको इसका मतलब बता रही हूँ। अब उनको लगा कि जो भी हाई टैक्स पेयर्स है ना, बहुत उनको हाई टैक्स पे करने हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की डिडक्शंस क्लेम कर लेते हैं। जैसे प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस हो गई, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ डिडक्शंस, और इन डिडक्शंस को लेने के बाद वो अपने टैक्स को हद से ज्यादा रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ऐसे तो गवर्नमेंट को भी लॉस हो रहा है, कॉमन पब्लिक को भी, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक बहुत ज्यादा टैक्स पे कर रही है, लेकिन ये जो हाई टैक्स पेयर है इन्होंने इतनी डिडक्शंस क्लेम कर ली, कोई सेक्शन 10AA कुछ भी करके बहुत टैक्स रिड्यूस कर दिया। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, एक काम करते हैं, जो ये हाई टैक्स पेयर्स हैं उनको बोला आप पहले नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपना नॉर्मल टैक्स निकालो, चाहे ओल्ड है चाहे न्यू है। उसके बाद आप एक टैक्स निकालोगे एएमटी के अकॉर्डिंग, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के अकॉर्डिंग। मतलब वो ये कह रहा है, मान लो नॉर्मल टैक्स में आपका टैक्स आ गया 20 लाख रुपए, एएमटी कह रहा है 25 लाख, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स यानी कम से कम आपको 25 लाख तो देना ही पड़ेगा। ठीक है? तो इस केस में क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, हमारे पास एएमटी के प्रोविजंस भी लगाने पड़ते हैं हमें, और नॉर्मल प्रोविजंस भी, जो ज्यादा टैक्स आता है वो पे करना होता है। ठीक है?
फिर ये चेक कर लो कि पर्सन के लिए डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है या न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स रेजिम, उसके अकॉर्डिंग पे करो। कुछ एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस वगैरह पे करना है वो देख लेंगे, अगेन पूरे पूरे चैप्टर्स हैं तो यहाँ नहीं देखना। नेक्स्ट स्टेप नंबर 15, कितना टैक्स पे करना है या फिर टैक्स ज्यादा पे कर रखा है एडवांस टैक्स वगैरह, कितना टैक्स रिफंड लेना है वो देख लो। और बस बात खत्म, देन हम फाइल कर देंगे हमारी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। क्लियर? आई होप आज के लिए सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। कल की क्लास में मैं आपको रिटर्न ऑफ इनकम प्लस जितनी भी ये डेफिनेशंस है, हमें सारी डेफिनेशंस कवर आउट करनी। क्लियर स्टूडेंट? कल पूरी की पूरी डेफिनेशंस कवर हो जाएंगी एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि कल आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट भी हो जाए। हाँ, पूरा चैप्टर हो जाएगा। हाँ जी, पूरा चैप्टर जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड वे में हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो कल की क्लास हो सकता है थोड़ी सी लेंथी हो, तो जल्दी से टाइम पे ज्वाइन कर लेना। कहीं कोई डाउट, कोई भी क्वेरी है, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।